अभी लाइव स्टार्ट यहाँ वैसे दिख रहा है वो क्वालिटी में देखिए नहीं बढ़ जाती यहाँ से तो ठीक यहाँ बहुत बढ़िया है। लेकर राजनीति गरमाई हुई है और आज ब्रजेश पाठक यानी माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो हंगामा हुआ उसमें समाजवादी पार्टी के लोग थे, समाजवादी समर्थित लोग थे, ऐसा उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा है। योगी आदित्यनाथ का क्या स्टेटमेंट है इस पूरे मामले में वो आपको सुनाते हैं। ये हर कावड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कावड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। मेरी विनम्र अपील होगी सभी श्रद्धावान शिव भक्तों से। तो योगी आदित्यनाथ ने विनम्र अपील की है लोगों से कि अगर कोई कावड़िए के भेष में आता है और उपद्रव करता है तो श्रद्धावान कावड़ियों की यह जिम्मेदारी है कि उसके बारे में तत्काल जानकारी दें। अखंड प्रताप राय, क्या हो रहा है प्रदेश की राजधानी लखनऊ में? जी राहुल, आपको बता दें कि शनिवार को सीएम योगी की मुलाकात होती है। 3 लोगों के साथ मुलाकात होती है। देश के प्रधानमंत्री के साथ होती है, देश के गृह मंत्री के साथ होती है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात होती है। इस मुलाकात के बाद कई कयास और कई मायने निकाले जाते हैं, अलग अलग जिसको मतलब अलग अलग तरीके से इसको पेश किया जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि सीएम योगी की ये जो मुलाकात है तीनों वरिष्ठ नेताओं के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, तो कहीं ना कहीं प्रदेश में जो कैबिनेट का विस्तार है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं चर्चा की गई है और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी चर्चा की गई है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से सीएम योगी ने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी अपनी बात रखी है कि किसके नाम पर अगर विचार किया जाएगा तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। वहीं कैबिनेट जो बदलाव की बात है उसको लेकर के भी बातचीत की गई। लेकिन जो सबसे अहम बात है इस पूरी जो चर्चा के दौरान है वो निकल करके सामने आ रही है कि सीएम योगी से जो शीर्ष नेतृत्व है उसने भी कई सवाल खड़े किए थे, क्योंकि यहां पर उत्तर प्रदेश में जो नेता हैं वो लगातार सीएम योगी के खिलाफ कहीं ना कहीं उठापटक की जो बातें चल रही थी, लोगों के बीच में नाराजगी की बातें चल रही थी। शीर्ष नेतृत्व ने ये सीएम योगी के सामने इस बात को रखा, तो वहीं सीएम योगी एक पूरा का पूरा अपने साथ एक डेटा लेके गए थे और बताया जा रहा है, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है इस डेटा के माध्यम से उन नेताओं के बारे में भी शीर्ष नेतृत्व को सीएम योगी ने अवगत कराया है और उन्हें बताया कि क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि जो सहयोगी दल हैं वो भी लगातार कई कई बातें कह रहे थे। जो तमाम ऐसे जो नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसी बातें कर रहे थे कि उससे कुछ दिन पहले ही दोनों डिप्टी सीएम की भी मुलाकात हुई है वहां पर शीर्ष नेतृत्व के साथ। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी जब वहां पर पहुंचे थे और देश के प्रधानमंत्री से उन्होंने बातचीत की, गृह मंत्री से बातचीत की, तो कहीं ना कहीं बात जो निकल करके सामने आ रही है कि उन्होंने यहाँ पर जो संगठन में जो फेरबदल होने की जो बातें हो रही है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी है इनको बदला जाएगा, तो उन्होंने भी कुछ नामों को उनको लेकर के भी उनसे पूछा गया था कौन सा नाम बेहतर है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनकी राय भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में उनकी राय को भी लेकर के चलना चाहिए। लेकिन वहां पर जब बातें हुई तो कुछ नेताओं की जो नाराजगी थी सीएम योगी के साथ उसको रखा गया, लेकिन सीएम योगी पूरे अपने एक डेटा के साथ पहुंचे थे और उन लोगों के बाद जैसी जानकारी आ रही है कि उन लोगों की जो डिटेल्स थी, काला चिट्ठा था, वो वहां पर रखा है। तो अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि सरगर्मियां हैं और तमाम जो कयास हैं
वो लगाए जा रहे हैं एक दूसरे की तरफ, कोई उनके रिएक्शंस को, बैठने के तरीके को, उस पर सवाल खड़े कर रहा है। तो यहां पर बहुत सारी राजनीतिक हलकों में चर्चा है, लेकिन जो निकल करके बातें सामने आ रही है कि सीएम योगी की जो ये मुलाकात है ये बेहद महत्वपूर्ण है, और इस मुलाकात के दरमियान उन्होंने जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कैबिनेट में जो बदलाव है, कौन से मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, किन की छटनी की जा सकती है, ये भी महत्वपूर्ण, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बातचीत हुई है। राहुल, बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। देखिए, लोग अलग अलग अपने तरीके से अटकलें लगा रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में एक बड़ा चेहरा है। उनकी जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह से, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक घटनाक्रमों पर बातचीत हुई है, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष का चुनना तय है और मंत्रिमंडल का विस्तार भी संभव है। हमारे साथ इंद्रवीर सिंह भी जुड़े हुए हैं। चूंकि देखिए, भू माफियाओं का आतंक रायबरेली में काफी दिनों से देखा जा रहा है, लेकिन अब प्रशासन मुहिम चला रही, और जो भू माफिया ने कब्जा करके रखा है, अब बारी बारी से उनको कब्जा मुक्त करने का काम किया जा रहा है। तो इंद्रवीर, आप जरा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ मौजूद भी हैं, उनसे बातचीत कीजिए। ये अभियान कब तक रहेगा और इस अभियान का नाम क्या है, और कितने करोड़ तक की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है, और किसने कब्जा की थी? ये सारे सवाल पूछिए आप उनसे, डायरेक्ट 1 to 1। सबसे बेहतर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो हमारे साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल कुमार शर्मा, जो कि एक आईएएस है, और ये यहाँ पे सदर तहसील में एसडीएम की पोस्ट पे कार्यरत है अभी, और अभी हमारे साथ बात करने के लिए है। और आपने कुछ जो है भू माफियाओं के ऊपर चाबुक चला, बीच में कई सारे ऐसे, जब से चुनौती लगभग 1 साल हो रहा है आपके कार्यकाल को, और डीएम हर्षिता माथुर के निर्देशन में और ऊपर के जो शासनादेश आते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं चाबुक चलता नजर आता है। अभी हाल में ही जो है कुछ जमीनें आपने जो है खाली कराई है। क्या है पूरा मामला, आपसे जानते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका IBC 24 में। हमारे साथ हमारे एंकर स्टूडियो में राहुल सर हैं, जो कि हेड ऑफिस से हैं। तो सर, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपकी आवाज तक जा रही है सर आपके तक। नहीं, बहुत धन्यवाद आपका। चूंकि भू माफिया से रायबरेली की जनता त्रस्त थी, तो ये आप बताइए किन्होंने जमीन कब्जा किया था और कब से आपने अभियान चलाया, और अभी तक कितनी सफलता मिली सर? अभी लोग आधारित जानकारी होते हैं, और ये सरकार के खिलाफ और सरकार वहाँ पे लगवाते हैं। इसके अलावा ये लगभग 70 और लगभग प्रशासन लगा हुआ है ऐसा भी इंद्रवीर, आप उनसे बात कर लीजिएगा। इसको 9 बजे 9 रिपोर्टर में चलाते हैं, बहुत क्लियर उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब की, आप उनसे बात कर लीजिए, उसे 9 बजे 9 रिपोर्टर में विस्तार। हाँ, लेकिन वो जो कह रहे हैं उनकी आवाज हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच रही, बहुत क्लियर नहीं आ पा रही। कुछ हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो, आप उनसे अलग से बात कर लीजिए, उसको हम प्ले कराएंगे, अच्छे से चलाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। धन्यवाद इंद्रवीर जी, और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब को भी थैंक यू सो मच कहिए। ये अभियान जारी रहना चाहिए। ये आदर्श, आज की बड़ी खबर कौन सी है आपके जिले की? राहुल जी, आज हम बताना चाहेंगे, आज हम शिवशंकर श्राम मंदिर में खड़े हैं। यहाँ पर करीब 1 लाख के आसपास लगभग भीड़ है, और अगर पुलिस की व्यवस्था की बात करें तो पुलिस की व्यवस्था भी 54 है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की भी कमी नजर दिखाई दे रही है। बैरिकेडिंग एक है, लेकिन मोटरसाइकिल जो बैरिकेडिंग के फ्लोर के अंदर आ रही है। यहाँ पर हमारे एसपी सर बैठे हैं, अभी हम उनको भी सब लाइन कर लेंगे, पहले भी आपको लाइन दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर करीब 1 लाख भीड़ है। ये हमारी आप देख सकते हैं, महिलाओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये यहाँ पर ये करीब 1 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ है, और यहाँ पर एडिशनल एसपी फुल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ व्यवस्था भी एकदम दुरुस्त है। और अगर बताना चाहेंगे कि आज सावन का दूसरा सोमवार है, और महिलाएं एवं पुरुष यही से होकर ये मंदिर है। हम आपको मंदिर को भी दिखलाएंगे। ये देखिए मंदिर, ये महिला जी, आप कहाँ से आई है मैम? आप किससे घर से करना है, क्या मांगने आई है?
तो यहाँ पर कहीं ना अगर बात करें तो ये शिव शंकर सगाह मंदिर हरदोई मुख्यालय से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे एडिशनल एसपी भी है, हम इनसे सब अभी बात कर रहे हैं कि व्यवस्थाओं को लेकर। सर 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 से बोलने के लिए वो तैयार नहीं है जी। और चलिए देखिए, अब बात करें या ना करें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। IBC24 दर्शकों के लिए काम करता है, काम अच्छा होना चाहिए। एडिशनल एसपी से बोलिए कि काम अच्छा है आपका और अच्छे से काम कीजिए, अच्छी बात है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री की गाइडलाइन भी आई है, अच्छा काम कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श, इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ। हाँ बोलिए। सर यहाँ पे जो लाइन लगी है, लाइन सब सही चल रही है, लेकिन पुलिस व्यवस्था भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं पर आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आ रहा, क्या वजह है? ठीक है, बहुत आपका आदर्श गुप्ता। क्या खबर है ज्ञानेंद्र प्रतापगढ़ से? बिल्कुल राहुल, देखिए पिछले शुक्रवार तक हम लोगों ने होटल की बात की, प्रशासनिक अमले की बात की, लगातार पुलिस के ऊपर सवाल उठाए कि आपने पैसा होटल है, एक होटल जो है मात्र जो है कागजों पे चल रहा है और सारे अवैध रूप से चल रहे हैं। देखिए प्रशासनिक अमले और पुलिस के ऊपर लगातार मैं सवाल उठाता चला आ रहा हूँ और उठाता रहूंगा। अगर वो गलत करेंगे तो गलत पे सवाल उठेगा और सही करेंगे तो आपकी बड़ाई भी होगी। फिर से एक बार प्रतापगढ़ पुलिस सवालिया घेरे में है। आपको बता दें कि कल एक फुल्की बेचने वाला मध्य प्रदेश का रहने वाला था, मध्य प्रदेश के का रहने वाला था। वो देर रात, शनिवार की देर रात छत पे सो रहा था और उसकी पत्नी की आंख खुलती है तो उसका पति वहां बगल में नहीं रहता है। प्रतापगढ़ के लालगंज थाना के रामपुर बावली क्षेत्र का है। पति नहीं रहता है। पहले खोजबीन की जाती है, शोर होती है, फिर पुलिस पहुंचती है, सुबह हो जाती है, लाश वहां घर से नीचे ही पड़ी मिलती है। पुलिस ने जहमत तक नहीं उठाई मेरे पास सारे, क्योंकि एडिशनल एसपी का बयान भी था और उन्होंने ये कहा, पुलिस लिपापोती में जुट गई कि एक जो है हत्या का मुकदमा ना लिखना पड़े। सोचिए, उसकी पत्नी ने, जहां तक मैंने भी पता किया, मेरे पास आज एप्लीकेशन लगी है, जहां तक मेरी जानकारी है, कुछ वकीलों से मैंने बात भी की, क्लियर भी किया इस चीज को कि अगर पोस्टमार्टम होता है तो मुकदमा लिखा जाना चाहिए, चाहे वो पत्नी एप्लीकेशन दे या ना दे, पुलिस अपनी जांच करती है। मेरी एसओ से भी बात हुई, एसओ ने कहा कि छत से गिरने से उसकी मौत हुई है। आप जांच करते तो आगे पता चलता कि आखिर हुआ क्या है। पोस्टमार्टम बिस्तरा आप प्रिजर्व कर सकते थे, बिस्तरा भी आपने प्रिजर्व नहीं किया, पोस्टमार्टम आपने करा दिया। पत्नी ने आरोप लगाया है, ये भी कहा जा रहा है दबे, अगर वहां के ग्रामीणों से, जो मेरे वहां पे कॉन्टेक्ट से 2 लोगों से मैंने बात भी की, एक पत्रकार साथी है अमर उजाला के, उनसे भी मैंने बात की, उनका घर वहीं पे है, तो उन्होंने भी यही कहा कि लोग कह रहे हैं कि हत्या ही है, जिस तरीके से सर फटना और चोट लगी है, उससे उसकी हत्या ही की गई है। छत से, एक मंजिला छत से किसी के गिर जाने से सर नहीं फट जाता है, और खासतौर पे मिट्टी की जगह पे अगर कोई गिरे तो नहीं हो जाता। फिलहाल पुलिस लिपापोती में जुट गई, पोस्टमार्टम करवा दिया, उसकी डेड बॉडी उसकी पत्नी अंजलि को सौंप दिया। अब लिपापोती में जुट चुकी है, साफ तौर पर कह दिया कि छत से गिरने के कारण मौत हुई है। प्रतापगढ़ पुलिस और खासतौर पर सीओ लालगंज आशुतोष मिश्रा जब से आए हैं अपनी चर्चाओं को लेकर के हैं, हर वक्त कहीं ना कहीं बैठकी में ही मिल जाते हैं। फिलहाल सीओ लालगंज से मैंने कांटेक्ट करने का प्रयास किया, उनका सीओजी लगने को तैयार नहीं। जब से आए 2 बार मैंने लगाया, स्विच ऑफ था सीओ लालगंज का फोन, और पर्सनल मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैं पर्सनल लगा भी नहीं सकता, क्योंकि खबर से रिलेटेड मैं केवल सीओजी पे ही कांटेक्ट करूंगा। सीओ लालगंज का जिस तरीके से रवैया, क्योंकि और कल देर शाम जब मैंने बात की थी तो पता चला था कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि छत से गिरने से मौत हुई है। आप जांच तो कर सकते थे। आप अगर कोई पत्नी जब सुबह ही उसने हत्या का आरोप एक तरीके से लगा चुकी थी, हत्या बोल चुकी थी कि हमारे पति की हत्या हुई है, वो रात में नहीं थे,
वो छत से कैसे गिरे हमको कुछ नहीं पता, आप जांच करिए। लेकिन पुलिस ने कहा जाता नहीं कि किसी को मोटिवेट करना, लगातार पत्नी को समझाते रहे कि आप हत्या का मुकदमा क्यों दर्ज कराना चाह रही हैं, क्यों दर्ज कराना चाह रही हैं, केवल आप पोस्टमार्टम कराइए, आप अपनी डेड बॉडी, अपने पति की डेड बॉडी लेके चली जाइए। तो ये प्रतापगढ़ पुलिस किस तरीके से प्रतापगढ़ में काम कर रही है वो देखा गया। एक बात बहुत होटल बड़ी के भी सीधी सी बात है, एक बात सीधी सी बात है। देखिए ज्ञानेंद्र, पुलिस का काम करे तो बेहतर है। समझौता वाली कंपनी ना खोल ले, कंप्रोमाइज वाली कंपनी ना खोल ले कि और ना समझाए, ना बताए, ना किसी निर्णय पर आए। किसी निर्णय पर आना ये काम माननीय अदालत का है। पुलिस अपना काम करे तो बेहतर होगा। अगर वहां पर पत्नी कह रही है कि हत्या का मामला है तो इसमें एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। और किस बात की लीपापोती? अगर आपके यहां हुआ किसी शख्स का, अगर मान लीजिए अभी कंफर्म नहीं है, संदेह तो है ना, तो क्या आप नहीं चाहते, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनते? आप इसीलिए पीपीएस की परीक्षा निकालकर यहां तक पहुंचे हैं, आप सीईओ बने बैठे हैं। ये काम तो एक हवलदार कर दे, नहीं तो आपके बजाय किसी हवलदार को रख दिया जाए। क्या मतलब इतना पढ़ाई लिखाई करने का, पीपीएस परीक्षा निकालकर सीईओ बनने का? आप हवलदार सिपाही से गए गुजरे हैं और समझौता कराने की बात कर रहे हैं। मतलब खुद से कंप्रोमाइज, भाई वो कह रही तो आप कम से कम जाइए, किसी निष्कर्ष पर तो जाइए। अगर निष्कर्ष पे नहीं जाए तो किस बात के सीईओ की कुर्सी पे बैठे? क्षेत्राधिकारी, आपकी गाड़ी के बाहर लिखा रहता होगा सीईओ, सर्किल ऑफिसर, काम सिपाही जैसा भी नहीं है। मामले को दबाना है, हत्या का मामला दर्ज ना हो, बढ़ जाएगी एनसीआरबी की रिपोर्ट में, प्रतापगढ़ का रिकॉर्ड ये हो जाएगा। अरे दबाना नहीं चाहिए किसी भी मामले को। क्यों दबा रहे? क्या इंटरेस्ट है ये एफआईआर वाला? यही है इसमें इनका सीईओ का। बिल्कुल देखिए, सीओ लालगंज के अगर देखें तो समझौता बहुत ही जल्दी करवाते हैं। जो हमारे पास सूचना है कि अगर उनको कोई भी अगर कोई जांच दे दी जाती है एप्लीकेशन के माध्यम से, तो समझौता उनके मार्फत इतनी 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक समझौता कर, सोचिए ऐसे कई मामले हैं कि वो तो अपने ऑफिस में जब से आए हैं कि अगर उनके पास कोई जांच आती है तो समझौता करवाते हैं। अगर मुकदमा भी लिखा जाता है तो उसमें भी समझौता करवाते हैं। सोचिए सीओ लालगंज आशुतोष मिश्रा जब से आए हैं, केवल मेरे जानकारी में जो सुनने में आ रहा है कि समझौता बहुत ही प्रेम से 3-3, 4-4 घंटे, इनके पास इतना टाइम है कि 3-3, 4-4 घंटे तक समझौता करवाते हैं। सोचिए, और भी इनके पास 3 से 4 थानों हैं, वहां पे इनको सर्कल में घूमने का समय नहीं है। समझौता, एक दिन मैं लालगंज में मौजूद था, सोचिए गश्त के लिए था, मात्र 5 मिनट में इन्होंने गश्त खत्म कर दिया। 5 मिनट में इन्होंने गश्त खत्म कर दिया। और जो लालगंज के एसओ थे वो तकरीबन पूरे, लापरवाही है, ये लापरवाही है। कम से कम उस मामले में अंत तक बातें जानी चाहिए। और उस शख्स की मौत गिरने से हुई है छत से, या किसी ने मर्डर किया है, अभी ये सच्चाई किसी को पता नहीं। सीओ साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है, और माननीय एसएसपी साहब, एसपी साहब, ये तो पता होना चाहिए ना। किसी का जीवन खत्म हो गया, उसकी पत्नी को ये तो पता होना चाहिए ना कि उसके पति की छत की गिरने से मौत हुई है, या फिर किसी ने एक मर्डर किया, ये पता होना चाहिए। एसपी साहब और सीओ साहब, आपको तो क्या बताया जाए। ठीक है कि किसी मामले को आप कंप्रोमाइज करा देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हर मामले को इस तरह से मत कीजिए। आप प्रधान बनने की कोशिश मत कीजिए। ये प्रधान का काम है, गांव के प्रधान का, वही उसी को करने दीजिए। थैंक यू सो मच। अवनीश अवस्थी, क्या खबर है आज की? देखिए राहुल, कानपुर में एक नियम लागू किया गया है। कानपुर क्या, लगभग सभी जगह पे एक नियम लागू किया गया है कि जितने भी ई रिक्शा हैं उन सब पे बारकोड लगेगा, और जो एक उनका तय रूट है उसको तय कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ उस रूट पे ही कहीं ना कहीं वो चलेंगे। लगभग 5 किलोमीटर का दायरा जो है वो कहीं ना कहीं सभी ई रिक्शों को दिया गया है कि जो एक 5 किलोमीटर के दायरे में वो चलेंगे। और जो मुख्य मार्ग है जो शहर से बीचों बीच से निकलता है, जहाँ से एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ा जाता है, उन शहरों उस मार्ग पर ई रिक्शा नहीं चलेंगे। लेकिन जिसको लेकर के लगातार जो ई रिक्शा चालक हैं वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन कानपुर में कर रहे हैं। और कई जगह पे प्रदर्शन ये चल रहा है कि क्योंकि जो बारकोड अगर लग जाएगा, या जो 5 किलोमीटर की दूरी जो है वो अगर तय कर दी जाएगी, जो इनका एक कमाई का साधन है, जो दिन भर में 500 से 1000 रुपए इनकी कमाई होती है, वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी। क्योंकि जितने भी रिक्शा चालक है, लगभग 70% लोग जो है वो कहीं ना कहीं
दूसरे का ई रिक्शा किराए पर लेकर के चलाते हैं और शाम को उनको किराया भी कहीं ना कहीं जो है मालिक को देना पड़ता है, वो अपने घर को भी उनको चलाना है। तो जिसको लेकर के वो लगातार कह रहे हैं कि जो ये नियम बनाया गया इसमें कोई बदलाव किया जाए, एक दूरी जो है इसको बढ़ाई जाए, बारकोड की अगर व्यवस्था है बारकोड की व्यवस्था जरूर रखी जाए। लेकिन जो जिस तरीके से लगातार जो है बारकोड के चलते पुलिस उनको रोकती है, उनके साथ में बदतमीजी करती है और कहीं ना कहीं जो है उनके साथ एक वसूली का भी काम करती है, इस पे भी कहीं ना कहीं रोक की जाए। इसको लेकर के लगातार कानपुर में कई ऐसी जगह है जहां पर अभी आज के दिन पे धरना प्रदर्शन और चक्का जाम जैसी स्थिति जो है कहीं ना कहीं रिक्शा चालकों ने कर रखी है। राहुल, देखिए, ई रिक्शा चालकों ने आतंक भी मचा रखा है, ये भी आप देखिए। आतंक में क्यों कह रहा हूं, अगर मैं बहुत हार्ड बोल गया हूं तो जितने भी ई रिक्शा चालक हैं सॉरी, पर बहुत बेतरतीब तरीके से आप लोग चला रहे हैं, तो उसे सही करना होगा और हम आपके साथ खड़े हैं। एक बात यह भी है कि अगर आपका इसमें घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आपकी बात प्रशासन तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। अब निर्णय प्रशासन पर है, लेकिन आप लोग ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बना के रखिए। कहीं से भी कट मार के जो आप लोग निकलते हैं ये सही नहीं है। धन्यवाद आपका अवनीश पूरी जानकारी के लिए। अश्विनी, मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्या बात है, क्या खबर है आपकी जिले की? पाठक जी बताइए। हमारे राहुल भाई आपको बताएंगे कि हमारे जिले से दो महत्वपूर्ण खबरें हैं, जो कि एक समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर 58 बीघा सरकारी जमीन को गमन करने का आरोप लगा है, जिस पर उन्होंने कई स्कूल बना लिए हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो खबर है कि एक स्कूली वैन और डंपर की टक्कर होती है, जिसमें हमारे स्कूल के नवनिहाल बच्चे हैं, उसमें 13 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं और जिसमें 5 बच्चे जिंदगी और मौत से कानपुर अस्पताल में इस समय जूझ रहे हैं। राहुल, ये सबसे बड़ी खबर है। जबकि आपको बताएं, जिस ओमनी वैन से टक्कर हुई है उस ओमनी वैन में 5 से या 8 बच्चे होने चाहिए, जो सरकारी नियम है, उसमें 17 बच्चे भरे हुए। तो आप देख सकते हैं किस तरह प्रशासन की घोर लापरवाही कन्नौज में सरेआम नजर आ रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है, जो कि एक ट्रक और ओमनी वैन की टक्कर होती है, जिसमें हमारे 13 स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं। देखिए, ओमनी वैन में जहां तक मैं समझ पा रहा हूं 3 पीछे और 2 सीटें होती है, यानी 6 लोग बैठ गए और बामुश्किल एक आप आगे बैठा लीजिए, 7 हो गए। और आजकल ये हो गया कि ओमनी वैन की 2 सीटों के बीच में एक पटरा डाल के भी बच्चों को बैठा देते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये ट्रैफिक व्यवस्था की धज्जी मत बिगाड़िए। एक तो वैसे ही स्कूल वाले आजकल कमाई का जरिया बना लिए हैं, शिक्षा देने के बजाय कमाई का जरिया बना के रखे। तो आरटीओ महोदय को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और अभियान चलाना चाहिए। पैसा लेकर दबा के मामला खत्म नहीं कर देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लेते हैं आरटीओ महोदय, लेकिन ये गाड़ियां क्यों चल रही हैं, क्यों चल रही हैं? कन्नौज में आप राहुल जी आपको बताएं, कन्नौज में ये आलम है कि केवल जब भी चेकिंग अभियान चलता है कागजों में खाना पूर्ति के लिए चलता है, लेकिन धरातल पर हकीकत ये है। वजह क्या है, उसके पीछे क्या है? ये टेबल के नीचे से खेल हो जाता है ना, समझ रहे हो ना, टेबल के नीचे से खेल का मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। ये मामला सेट कर लेते हैं स्कूल वाले। अगर अभी आरटीओ आ जाए अपने पे, एसपी आ जाए अपने पे, तो सब मामला सही हो जाए, नियम कानून सही हो जाए। अब ओमनी गाड़ी में 17 से 18 लोगों को ठूस ठूस के ले जाओगे बच्चों को, तो क्या होगा? वो आगे जहां ड्राइवर बैठता है, मैंने देखा वहां भी 5-5 बच्चे बैठा लेते हैं लोग। मतलब आज तो यही हुआ राहुल जी, आज यही हुआ है कि जल्दबाजी के ये देखिए सोफा है, ये है ना आगे, इसमें अब मैं 2-3 लोगों को और बैठा लूं, एक यहां बैठा लूं, एक यहां बैठा लूं, यहां बैठा लूं, तो आदमी ठीक से बैठ नहीं पाएगा ना। तो ये एसपी को कार्रवाई करनी चाहिए, दुखद खबर है। और समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। कैसे सरकार की जमीन 58 बीघे पर कब्जा कर लिया भाई सरकार? और वो भी राहुल जी आपको बताएंगे, सबसे बड़ा ये है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस 58 बीघा गौचरा की जमीन है, उस पर एक बैनामा होता है। बैनामा का जो दाखिल खारिज का नियम है वो 45 दिन का है, और समाजवादी पार्टी की सरकार में सेम डे दाखिल खारिज हो जाता है। तो सोच सकते हैं, और एक नहीं 7-7 स्कूल उस जमीन पर बने हुए हैं। तो ये आरोप सबसे बड़ा
छिबरामऊ से निकल कर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी में किस तरीके से सरकारी जमीनों का दुरुपयोग हुआ है। दुरुपयोग तो हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत अच्छी खबर आपने उठाई, धन्यवाद। आकाश पाठक, पीलीभीत से क्या खबर है? जुम्मन कुरैशी भी जुड़े हुए हैं, दोनों लोगों को स्क्रीन पे लेकर आई, जुम्मन कुरैशी को और आकाश पाठक को। आकाश तो बहुत पहले से जुड़ गए थे। आकाश बताइए आज की खबर अपने जिले की। राहुल जी, आपको बताना चाहेंगे जो पीलीभीत में इस वक्त जो बाघ का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 3 घंटे में 3 लोगों को अपना शिकार बना लिया है, जिसमें एक महिला को अटैक किया है, जिसकी कमर के पास में बाघ ने हमला किया है, उसकी मौके पर मौत हो गई है। बाकी 2 लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस तरीके से जो गांव है, लगभग 7 गांव ऐसे हैं जो डर के माहौल में जी रहे हैं। यहाँ का पुलिस, जब इसकी जानकारी यहाँ के माननीय विधायक बरखेड़ा को लगी तो मौके पर पहुंचे। उन्होंने माननीय विधायक के पहुंचते ही सब यहाँ के आला अधिकारी पहुंचे, डीएम एसपी पहुंचे हैं। हालांकि यहाँ के जो बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद जी हैं वो पहुंचे थे और उन्होंने अधिकारियों को लताड़ भी लगाई है और ये भी कहा है सबसे पहले ये हम सब लोगों के अपना परिवार है। अगर यहाँ के अधिकारी कोई बाघ को रोकने का काम नहीं करते हैं, पकड़ने का काम नहीं करते हैं, तो चाहे मेरी सांसद निधि चली जाए, मगर मैं इनके साथ धरने पर बैठूंगा और आगे भी इनके बचाव के लिए जो भी प्रयास होंगे वो मैं करूंगा। इसको लेकर यहाँ पर जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और एसपी अभिषेक यादव भी पहुंचे थे और भारी पुलिस फोर्स भी लगी हुई है। और लगातार जो रात में लोग, ग्रामीण लोग हैं, वो जगकर गांव में शोर मचाकर रह रहे हैं। और इसको लेकर गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया था कि गांव में लगभग 50 स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी और 50 किलोमीटर तक तार फिक्सिंग की जाएगी, जिसमें जो लोग हैं अगर कहीं खेत पे जाते हैं तो कम से कम 7-8 लोग एक झुंड बनाकर जाएं और खेत पर काम करने जाते हैं तो एक झुंड बनाकर जाएं, जिससे बाघ अगर कहीं देखा जाता है तो शोर शराबा करके भगाया जा सके। धन्यवाद। सांसद ने अच्छी पहल की। आपकी सांसद निधि लोगों के उपयोग में आए, ये इससे बड़ी बात और क्या होगी। जुम्मन कुरैशी, आपके जिले से बड़ी खबर क्या है? और ये आखिरी है, अगर जिस संवाददाता से बात नहीं कर पाए सॉरी, क्योंकि मेरा अगला न्यूज बुलेटिन है टीवी पे, तो क्षमा चाहूंगा। जुम्मन से मैं आखिरी बात करूंगा। जुम्मन बताइए। जी राहुल जी, मैं आपको बता दूं कासगंज जनपद के कोतवाली डंडवारा क्षेत्र के गड़का गांव में एक जो है बरसात की वजह से मकान भरभरा कर गिर गया और मकान के जो नीचे सो रहे थे पर एक ही परिवार के 5 लोग उसके मलबे में दब गए। वहीं उनकी चीख पुकार से आनंद फानंद में गांव के लोग मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को जो इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया और जिसमें 3 की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। लेकिन देखा जाए बारिश की वजह से कासगंज जनपद में ऐसे कई हादसे हो चुके हैं, जो जर्जर मकान है वह लगातार गिर रहे हैं, ऐसे हादसे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन को इसकी मतलब अभी चेतावनी देना चाहिए कि जो जर्जर पुराने मकान है उनमें लोग नहीं रहे। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई पहल देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से आए दिन इस तरह के हादसे देखने को मिल रहे हैं। वहीं अभी तक देखा जाए कोई भी प्रशासनिक की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी उनको मुआवजा वगैरह नहीं दिया गया है। जी एक तो जर्जर मकानों को चिन्हित करना चाहिए और उसके बाद कार्रवाई करनी चाहिए। थैंक यू सो मच कुरैशी शहनवाज। अमरोहा से बड़ी खबर कौन सी है? चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। 12 बजे 12 खबर में जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का और हमारे संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।